ये एक एकेडमी टेस्ट है जहां पर 6 बहुत ही ब्रूटल टेस्ट होते हैं। तुम अगर एक भी फेल करते हो तुम्हें वहां से निकाल दिया जाता है और तुम्हें जिंदगी भर के लिए स्लेवरी या फिर फार्मिंग के लिए बाहर भेज दिया जाता है। और सबसे टॉप पर खड़े हैं 6 अलग अलग क्लैन के वारिस, डार्क क्लैन, स्वॉर्ड क्लैन, स्प्रिंग क्लैन, पॉइजन क्लैन, ब्लेड क्लैन, साउंड क्लैन और एक आखिरी वारिस भी है, लेकिन वो एक इलिजिटिमेट चाइल्ड है। और इस टाइम पर वो पैलेस के बाहर खड़ा है, उसका नंबर आता है, लेकिन बहुत ही कन्वीनियंटली जो उसका टैग होता है वो मिसिंग होता है। और उसे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि पूरी फैमिली चाहती है कि वो चला जाए, वो कभी वापस नजर ना आए, क्योंकि वो कन्वीनियंटली उसे इग्नोर करना चाहते हैं कि उसकी एग्जिस्टेंस ही ना हो। अब वो वेट करता है, क्योंकि पहले ही दिन पर किसी से पंगा लेना किसी को हेल्प नहीं करता है। अब वो अंदर जाता है, लेकिन उसे लाइन के बिल्कुल लास्ट में खड़ा कर दिया जाता है, जो कि उसे पता होता है कि होना ऑब्वियस। और जैसे ही वो वहां पर खड़ा होता है रूमर शुरू हो जाता है, उसके बारे में बुरी भली बातें बोली जाती हैं। और जब वहां पर डिमोनिक क्लैन के हेड आते हैं जो कि उसके फादर हैं, वो वहां पर आते ही अपना ऑरा रिलीज करते हैं, ट्रम्पेट साउंड होते हैं और सबको कहा जाता है कि तुम इस क्लैन के फ्यूचर हो, तुम यहाँ के फ्यूचर हो, मेहनत करना। और लास्ट में वो अपने इलिजिटिमेट चाइल्ड इस 7th प्रिंस की तरफ देखते हैं और बिना कुछ सोचे समझे ना बोले वहां से निकल जाते हैं। और उसे ये बहुत ही अजीब भी नहीं लगता है, क्योंकि यही एक्सपेक्टेड था। जब उसकी मदर इस दुनिया से चली गई थी तो वो मिलने के लिए भी नहीं आए थे। अब इसके बाद पहला टेस्ट शुरू होता है, जहां पर उन्हें 1 मिनट तक सरवाइव करना है, क्योंकि साउंड क्लैन की जो लीडर है वो म्यूजिक प्ले करेंगी और वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस होता है और लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। तुम्हें 1 मिनट तक वहां पर खड़े रहना है। अगर तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते तो तुम पहले ही टेस्ट एकेडमी से बाहर हो जाओगे। अब साउंड क्लैन की लीडर लेडी वो बजाना शुरू करती है, बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स होती हैं और जो कमजोर बच्चे होते हैं वो वहां पर गिरने लग जाते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होता, किसी के मुंह से खून आता है। लेकिन साउंड लेडी ने ये सोचा था कि वो लड़का सबसे पहले गिर जाएगा, लेकिन 7th प्रिंस बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं था। वो वहीं पर खड़ा था, उसे महसूस भी नहीं हो रहा था। और उसके कान में एक आवाज आती है कि मैंने लो फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट किया है, इसीलिए मैंने तुम्हारी बॉडी की कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया कि वो उस साउंड को सुन ही ना पाए। तो उसे महसूस ही नहीं हो रहा था। और जो साइड में एक और लाल बालों वाला इंसान खड़ा हो तो वो देखता है कि साउंड लेडी बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि 7th प्रिंस को असर नहीं हो रहा है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वो हिलता नहीं है, जिससे उसकी प्राइड हर्ट हो जाती है, उसकी ईगो हर्ट हो जाती है और वो पावर और ज्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल स्टूडेंट थे उनके नाक से, कान से, मुंह से खून आने लग जाता है। और तो जो प्रोडिजी होते हैं, जो 7-6 क्लैन के मेंबर्स होते हैं जो पावरफुल होते हैं, वो भी एक एक लीटर खून बाहर गिर रहा होता है, लेकिन वो तब भी नहीं हिलता है। वो और ज्यादा डिफिकल्टी, वो अपनी पूरी जी जान लगा देती है। और इस टाइम पर जो साइड में वो लाल बालों वाला इंसान खड़ा था वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि वो इतना पावरफुल था कि वो सारे की सारी क्लास को खत्म कर सकता था। लेकिन उस 7th प्रिंस को अब भी कुछ नहीं होता है। अब 7th प्रिंस को पता चल जाता है कि ये सारे लोग खुश तो नहीं है, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। तो अगर अब वो मूव करता है तो उसे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इसीलिए वो नैनो मशीन को कहता है कि उसे एक इंटरनल इंजरी दे दी जाए। और जैसे ही वो उसे बंद करती है वो रिग्रेट करती है कि यार एक 15 साल के बच्चे की वजह से मैंने अपना कंपोजर लूज कर दिया था, मुझे गुस्सा आ गया था। और तभी के तभी उसके मुंह से बहुत सारा खून आता है और तब उसे रियलाइज होता है कि नैनो मशीन ने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। और इससे पहले जब ये सब कुछ चल रहा था तो जो लड़का जो ग्रीन आउटफिट में है वो इससे नफरत करता था। उसने ये सब कुछ प्लान किया था कि उसका नेम टैग छुपा दिया था। वो क्यूरियस होकर पीछे देखते और बाकी सारे जो वारिस होते हैं वो भी पीछे देखते हैं और वो हैरान हो जाते हैं कि जहां पर हम स्ट्रगल कर रहे हैं वहां पर एक एब्सोल्यूट चैड की तरह खड़ा है और इसे कोई असर नहीं हो रहा था, और जिसकी वजह से उसे और ज्यादा खून आता है। अब लाल बालों वाला इंसान भागकर उसके पास जाता है, क्योंकि अगर इसे कुछ हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आएगी। वो जाकर चेक करता है कि उसके पास कितनी एनर्जी है और उसका एनर्जी लेवल 0 था, मतलब टेक्निकली उसे सर्वाइव नहीं करना चाहिए था। वो 2 गार्ड्स को कहता है कि इसे अभी कभी इन्फर्मरी में लेकर जाओ, इसका इलाज करवाओ। और जब वो वापस जाता है तो वहां पर साउंड लेडी उससे पूछती है कि उसके अंदर कितनी एनर्जी थी और वो कहते हैं कि 0। और वो हैरान हो जाती है, अगर इसके अंदर 0 एनर्जी होती तो बाकी सब की तरह ये भी फेल कर जाता, तो ये अभी तक खड़ा कैसे था। और वो कहते हैं कि ये प्योर विल पर खड़ा था। जो सुनकर वो सोचता है कि यार मुझे इसे अपना स्टूडेंट बनाना है, लेकिन अगर इसे मैं अपना स्टूडेंट बनाता हूं तो 6 की 6 क्लैन मेरे खिलाफ हो जाएंगी। और जो दूसरा ड्रंक आदमी होता है वो कहता है कि अब चीजें इंटरेस्टिंग हो रही हैं और वो दोनों आपस में क्लैश करते हैं। उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा इंटेंस होती है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल एज पर चले जाते हैं। ये मेन लीडर के लेफ्ट और राइट गार्डियन है। और वो ड्रंक आदमी आगे जाता है और सोचता है कि आखिरकार ये है कौन। 7th प्रिंस काफी
इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसका नाम है लियो और एक हफ्ते पहले तक ये बहुत ही ब्रूज्ड अप था और यहाँ वहां जंगल में भाग रहा था क्योंकि कुछ असैसिन इसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। और वो बताते ये कभी भी अकेडमी के बारे में था ही नहीं जब तक उसके अंदर रॉयल ब्लड है और वो एक एयर है, मतलब वो कभी भी किंग बन सकता है, तो हम उसका पीछा कभी छोड़ेंगे ही नहीं। तो अब असैसिन उस पर अटैक करने के लिए आते हैं और वो एक छुपाए हुए डैगर से उसे मार देता है, लेकिन बदले में दूसरा असैसिन आता है और उसके पेट में तलवार गाड़ देता है। अब जब वो वहां पर उसे छोड़ देते हैं धीरे धीरे मरने के लिए, तभी वहां पर एक अजीब सी चीज होती है। एक लड़का आता है जो कि मॉडर्न क्लॉथ्स में होता है और वो उन असैसिन को बस ऐसे खत्म कर देता है और वो इस मेन कैरेक्टर लियो को एक इंजेक्शन लगाता है और कहता है कि मैं आपका ग्रेट 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 ग्रैंडसन हूं, और वो उसे एक 7th जनरेशन बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल नैनो मशीन दे रहा है। अब वो मॉडल लड़का तो वहां से गायब हो जाता है, लेकिन इसकी आंखें खुलती है और ये अपने रूम में होता है। अब ये एक परफेक्ट चीज है। उसके अंदर एक आवाज बात कर रही होती है, ये कोई इंसान नहीं होता है। 482 मिलियन नैनो मशीन्स होती हैं जो अंदर से उसकी बॉडी को रिबिल्ड कर रही हैं। अब ये बात सच है कि 6 क्लैन ने ऑर्केस्ट्रेट किया था कि ये पहले ही मर जाए। इसकी मदर को भी पॉइजन दिया गया था, इसे कमजोर रखा गया था, ये कभी भी वो सीक्रेट आर्ट सीख ही नहीं पाया था जो कि एक लीडर बनने के लिए जरूरी होता है। लेकिन अब इसके पास नैनो मशीन है जो कि इसकी बॉडी को इंटरनली रिपेयर करती हैं और एक बार किसी चीज को देखता है और ये परफेक्टली उसे सीख लेता है। इसका एक गार्डियन है जो कि बाहर प्रैक्टिस कर रहा था, उसकी टेक्निक को एक बार देखता है, बुक पढ़ता है, पेजेस पलटता है और उस गार्ड की टेक्निक में जो कमियां होती है उसे भी ढूंढ लेता है। और अब वो एक बार देखने से टेक्निक सीख सकता है, उसकी बॉडी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकती है, रिपेयर कर सकती है और तो और उसके मसल मास को भी रीएलोकेट कर सकती है, उसके हाथ को स्ट्रॉन्ग बना सकती है, पैर को स्ट्रॉन्ग बना सकती है। और ये रिवेंज के लिए एक परफेक्ट चीज है, एक एंशिएंट वर्ल्ड में मॉडर्न टेक्नोलॉजी। लेकिन अब दिक्कत बस एक बात की थी कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान था जो इसकी परवाह करता था। वो था इसका गार्ड जिसका नाम था जोंग, जिसने इसे पाल पोस कर बड़ा किया था, इसके लिए खाना बनाया था और तो और जब ये जंगल में जख्मी होकर गिरा हुआ था तब वही इसे यहाँ पर लेकर आया था। और तो वो एक डॉक्टर बुलाकर लेकर आया था इसे चेक करने के लिए, और उसे चेक करते और कहता है कि इसके घाव सारे भर चुके हैं। और एक बहुत ही अजीब बात है कि इसकी बॉडी लिटरली एक परफेक्ट डेफिनेशन है जो शरीर मार्शल आर्ट्स के लिए बना होता है, जो कि पहले बिल्कुल नहीं था। पहले इसका बिल्कुल ऑपोजिट था, उसका शरीर मार्शल आर्ट्स के लिए बना ही नहीं था। और उस मेडिकल एग्जाम के बाद वो अपनी लास्ट मील खाता है, वो मरने के लिए नहीं जा रहा था, वो अपने गार्ड जोंग के हाथ का बना हुआ आखिरी खाना खाता है क्योंकि उसके बाद उसे डिमोनिक अकेडमी में जाना है जहां पर उसकी ट्रेनिंग शुरू होगी। और अब हम सीधा शिफ्ट हो जाते हैं वहां पर जहां पर पहला टेस्ट खत्म हुआ था। ये 7th प्रिंस, एक इलेजिटिमेट प्रिंस जिसे कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है, उसने अपने क्लास में हर एक बच्चे को सरपास किया था, वो भी 0% इंटरनल एनर्जी जिसे नीगोंग कहते हैं, 0% होने के बावजूद ये हर एक प्रोडिजी को हरा चुका था। और जो राइट गार्डियन होता है उसकी नजरें इस पर चली जाती हैं और वो सोचता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है। और ये राइट गार्डियन यहाँ पूरे एम्पायर में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान है और ये लियो को अपना स्टूडेंट बनाना चाहता है। इन्फर्मरी में डॉक्टर बेक अपनी चीजों को सेटअप कर रहे होते जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक पेशेंट आया है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो 2-3 बार कंफर्म करते हैं कि पेशेंट है ना, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर पेशेंट्स नहीं आते क्योंकि ज्यादातर लोग अपने आप को हील कर सकते हैं। और वो खुश होता है कि ये अकेडमी सच में बेस्ट है, पहले दिन ही मुझे एक पेशेंट मिल गया। और जो गार्ड वहां पर आए थे वो कहते हैं कि उस राइट गार्डियन ने सही कहा था, तुम मेडिकल प्रैक्टिस को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस और साइको हो। और वो कहते कि यार यहाँ पर खड़े मत रहो, पेशेंट को अंदर लेकर आओ। वो जब वो स्ट्रेचर से उसे ले जाकर वहां पर लेटाते हैं तो कहता है कि आखिरकार टेस्ट कितना ज्यादा ब्रूटल था कि इसके साथ ये हो गया, वो भी पहले लेवल पर। यहाँ तक कि उसकी हालत देखकर वो पूछता ही क्या इसे किसी ने चाकू मारा था, लेकिन वो कहते कि नहीं, ये एक इंटरनल इंजरी है। अब डॉक्टर बेक तो ये सुनकर हैरान ही था, लेकिन उसके साथ साथ गार्ड वहां पर एक और चीज ड्रॉप करता और कहता है कि इसके अंदर 0% नीगोंग है, तो जो भी इलाज करो ध्यान से करना। और बेक सोचता है कि अपने 10 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारी इंजरीज को देखा है, लेकिन ऐसी इंटरनल इंजरी पहली बार देखी जिसमें इतना खून बाहर आता है। वो 2 गार्ड्स कहते हैं कि हमें किसी के बारे में कुछ नहीं पता है, हमने इसे यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है, हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन जब वो वहां से जा रहे होते हैं तो एक गार्ड मुड़कर लियो को देखने लग जाता है। उसका दूसरा साथी कहता है कि अरे यहाँ पर क्यों टहल रहा है, चल चलते हैं। और वो कहता है कि न जाने क्यों शायद ये मेरा वहम है, लेकिन इसकी हालत पहले से बेटर लग रही है। अब ये बात सुनकर डॉक्टर बेक भी वहां पर जाता चेक करने के लिए कि आखिरकार हुआ क्या है। और जैसे उसके हाथ को ग्रैब करता है, लियो ऑलमोस्ट उठ गया था, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि नहीं, अपने आप
को एक्सपोज नहीं करना है। और वो भूल गया था कि वो इन्फर्मरी में है और अभी वो कुछ भी बिहेव नहीं कर सकता क्योंकि उसे दर्द तो हो रहा है लेकिन वो ये नहीं दिखा सकता कि वो जगा हुआ है। और डॉक्टर सोच में पड़ जाता कि अगर ये अपनी जीभ पर काट भी लेता तब भी इतना सारा खून तो नहीं आना चाहिए था। उसे समझ नहीं आता और वो डिसाइड करता कि सबसे पहले वो एक्यूपंक्चर करेगा, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता उसका दरवाजा उड़कर दूर जाता है और अंदर आता है वही राइट गार्डियन जो कि ड्रंक था और वहां पर खासकर लियो से मिलने के लिए आया था। अब बाइक वहां पर जमीन पर बैठ जाता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और राइट गार्डियन उसे कहता है कि तुम डरपोक हो, तुम अपने मास्टर के पीछे यहाँ पर छुप कर बैठ जाते हो। अब डॉक्टर बाइक का गार्डियन कौन है या फिर मास्टर कौन है वो बाद में बताया जाएगा। और बाइक कहता है कि तुम आज भी उतने ही बदतमीज और एरोगेंट हो। खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि टेस्ट इतना मुश्किल तो नहीं हो सकता कि तुम जैसे गार्डियन को चोट लग जाए। और राइट गार्डियन को पता चल जाता है कि वो उसे देखकर खुश नहीं और कहता है कि तुम क्या चाहते हो, मैं यहाँ पर ना आऊं। और बाइक कहता है कि हाँ दफा हो जाओ, कहीं और जाकर रेस्ट करो। लेकिन राइट गार्डियन कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं समझ सकते। उसके बाद वो सेवंथ प्रिंस लियो की तरफ देखता है और कहता है कि ये एक इंटरेस्टिंग इंसान है। और लियो अभी बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था और सोच रहा था कि यार ये यहाँ पर क्यों आया, क्या इसे पता चल गया था कि मैं इंटरनल इंजरी का बहाना बना रहा हूँ। अब वो राइट गार्डियन लियो के पास जाता है जहां पर लियो को खुशबू आ जाती है जो वो अभी पी रहा था उस चीज की। और राइट गार्डियन उसे कहता है कि तू नाटक क्यों कर रहा है, और उसके बाद अपने नी गोंग से उसे बैठा देता है। और ये देखकर डॉक्टर बेक भी बहुत ज्यादा हैरान था, किसी को बिना टच किए हुए सिर्फ और सिर्फ नी गोंग से उसे अपनी जगह से हिला देना, ये सच में एक पावरफुल गार्डियन है। अब लियो को ये पता चल जाता है कि उसे जबरदस्ती यहाँ पर बैठाया गया है, लेकिन अब भी वो अपने शरीर को मूव नहीं करवा पा रहा था क्योंकि डैमेज बहुत ज्यादा था। और राइट गार्डियन लियो को कहता है कि तू अगर अब भी नाटक करता रहेगा तो मैं तेरे मुंह पर जोरदार मुक्का मारूंगा। और अब मजबूरी में लियो को अपनी आंखें खोलनी ही पड़ती है कि हाँ बताओ क्या हुआ है। लियो उठता और कहता है कि तुम्हें कैसे पता था कि मैं उठा हुआ हूँ। और ये सुनकर वो राइट गार्डियन और ज्यादा हंसने लग जाता है कि तुम सच में इंटरेस्टिंग इंसान हो। लेकिन वो राइट गार्डियन पूछता है कि तुम मेरे जैसे एक पावरफुल गार्डियन के सामने इतने काम और कंपोस्ट कैसे रह सकते हो। लेकिन लियो उसकी बात का जवाब नहीं देता है, बल्कि उसके मन में ये फैसला हो जाता कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और राइट गार्डियन कहता है कि कोई भी पावरफुल इंसान जो वेल ट्रेन्ड है वो बता सकता है कोई इंसान सो रहा है या फिर नहीं सो रहा है। उनकी हार्ट बीट, उनकी ब्रीदिंग रेट को देखकर वो दूर से ही बता सकते हैं कि तुम सो रहे हो या फिर नहीं। और वो राइट गार्डियन पॉइंट आउट करता है कि जब एक इंसान सोता है, खास करके तुम्हारी उम्र का, तो 1 मिनट में 20 बार सांस लेता है, लेकिन तुम बस 8 बार ले रहे थे। और लियो उसे कहता है कि मुझे इस टाइप का लेक्चर अभी तो नहीं चाहिए। और राइट गार्डियन कहता है कि तुम जैसी हिम्मत आजकल के बच्चों में नहीं होती है कि वो एक पावरफुल गार्डियन को मुंह पर कह सके कि मुझे लेक्चर नहीं सुनना है। और अब लियो अपने मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि यहाँ पर इसलिए नहीं आया है क्योंकि इसने मुझे झूठ बोलते हुए पकड़ लिया था, तो आया क्यों है। और राइट गार्डियन कहता है कि आजकल के ज्यादातर स्टूडेंट्स सिर्फ इजी रास्ता ढूंढते रहते हो, जब भी मुसीबत आती है कोई ना कोई शॉर्टकट मारने की सोचते हैं, लेकिन तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। और कहता है कि सब लोग ये सोच सकते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ विल पावर के दम पर वहां पर खड़े थे, लेकिन ऐसा नहीं था। और जहां तक मेरी बात है, मैं बाकी सबसे बहुत ज्यादा अलग हूँ। और उसके बाद डॉक्टर बेक कहते हैं कि हमें पहले इसका इलाज करना होगा क्योंकि इसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी। लेकिन और राइट गार्डियन कहता है कि जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटे बीच में नहीं बोलते। इससे लियो और ज्यादा खांसने लग जाता है और उसके मुंह से और ज्यादा खून आता है। और जब राइट गार्डियन ये देखता है कि इसे सच में चोट लगी है और ये ठीक हालत में नहीं है, तो अपने नी गोंग को रिलीज करता है और उसे वापस से बेड पर लेटा देता है। उसके बाद वो राइट गार्डियन सीधा पॉइंट पर आता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ। डॉक्टर और लियो दोनों को यकीन नहीं होता है कि उन्होंने अभी अभी क्या सुना है। और लियो एक और बार कंफर्म करने के लिए कहता है कि आपने अभी अभी क्या कहा, और वो कहता है कि मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ, सुनाई दिया। और लियो पूछता है कि आपको पता है कि मैं कौन हूँ, मैं 7th प्रिंस हूँ, इलेजिटिमेट चाइल्ड। अगर आप मुझे ट्रेन करेंगे, आप अपना स्टूडेंट बनाएंगे, तो बाकी 6 क्लैन आपके पीछे पड़ जाएंगी। और राइट गार्डियन हंसते हुए कहते हैं कि अरे वो सब मिलकर भी मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे, मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाऊं या फिर ना बनाऊं, मैं उनके साथ कम्पीट तो करूंगा ही, वो मुझे करना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, और वो मेरे खिलाफ ही खड़े होंगे। और इस टाइम पर लियो सोच रहा होता है कि क्या ये कोई ट्रैप हो सकता है। और इसी टाइम पर डॉक्टर बेक को भी रियलाइज हो जाता है कि ये 7th प्रिंस है, और ये एक्सपेक्टेड था कि इसको लेकर यहाँ पर बहुत सारे जाल बिछाए जाएंगे, चीप ट्रिक्स प्ले की जाएंगी, लेकिन पहले ही दिन पर, पहले ही राउंड में उसका इतना खून जा रहा है, ये तो मुझे नहीं लगा था। और लियो कहता है कि पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए, क्योंकि अचानक से आपने ऑफर दिया, और तो अकेडमी में भी मेरे पास टीचर्स होंगे।
और राइट गार्डियन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं एक स्टूडेंट के लिए भीख मांग रहा हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन तब भी राइट गार्डियन को ये समझ में आ जाता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, उसके मन में इतना डाउट क्यों है, इतना शक क्यों है, क्योंकि उसकी जिंदगी ही ऐसी रही है। और उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसा गिफ्ट दूंगा जो कि मेरी सच्चाई प्रूफ करेगी, और तो और वो गिफ्ट तुम्हें कोई नहीं देगा। वो एक कागज को निकाल कर उसके बेड पर फेंक देता है। अब लियो पूछता है कि ये क्या है, और राइट गार्डियन कहता है कि ये वही चीज है जो तुम्हें सरवाइव करने के लिए चाहिए, क्योंकि वैसे भी तुम पहले ही दिन में इन्फर्मरी में आ गए हो, तो सेकंड टेस्ट में क्या ही होगा। और वो लियो से पूछता है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि तुम अपने बाकी सारे क्लासमेट से पीछे रह जाओगे, और तुमने पहले लेवल को बिना नीगोंग के पास कर लिया था। ये तुम्हारी अच्छी किस्मत हो सकती है, मेहनत हो सकती है, शेयर विल पावर हो सकती है, लेकिन ये गलती कभी मत करना कि तुम दूसरे टेस्ट को भी ऐसे ही पास कर लोगे। उसके लिए तुम्हें नीगोंग सीखना ही होगा। और धीरे धीरे लियो भी इस रियलिटी को फेस करने लग जाता है। और राइट गार्डियन कहता है कि कोई भी ऐसा इंसान जिसे एक महान योद्धा बनना है, उसे सबसे आगे निकलना ही पड़ता है, सबसे ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है, सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सबसे ज्यादा टाइम देना पड़ता है। और वो लियो से पूछता है तुम क्या चाहते हो, 2 हफ्ते यहीं पर पड़े रहो और उसके बाद जो तुम्हारे क्लासमेट्स तुमसे आगे निकल जाएंगे तो तुम बस रोते रहना। अब लियो को पता होता है कि जो कुछ भी ये बोल रहा है वो बिल्कुल सच और सही है, लेकिन उसे यहाँ पर कुछ टाइम और रुकना होगा ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। और लियो को ये भी पता था कि जब तक वो यहाँ पर फंसा रहेगा उसके क्लासमेट्स उससे आगे बढ़ते रहेंगे। अब राइट गार्डियन सोचता है कि मेरे वर्ड्स काम कर रहे हैं, लोहा गर्म है, हथौड़ा अभी मार देता हूँ। और वो पूछता है कि वो जो लेफ्ट गार्डियन था लाल बालों वाला, उसने तुम्हें इन्फर्मरी में क्यों भेजा था। वो कहता है क्योंकि मुझे इंटरनल इंजरी हुई थी। लेकिन वहां पर वो पूछता है कि इंजरीज तो और भी बहुत सारे लोगों को हुई थी, तो तुम्हें ही क्यों भेजा, क्योंकि तुम्हारे पास नीगोंग नहीं थी। ज्यादातर लोग अपने आप को सेल्फ हील कर सकते लेकिन तुम नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर भेजा गया था। और लियो को भी रियलाइज हो जाता है कि ये जो कुछ भी कह रहा है वो बिल्कुल सही है, मैं यहाँ पर इसीलिए हूँ क्योंकि मैं खुद को हील नहीं कर सकता। और अब राइट गार्डियन को पता चल जाता है कि मेरे वर्ड्स का असर हो रहा है और अब बस एक फाइनल पुश। और वो कहते हैं कि मुझे पता है कि उस चीज से तुम्हें इंटरनल इंजरीज नहीं हुई थी, और अगर हुई भी होती तब भी इतनी जल्दी रिकवर करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। और तब भी लियो ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे पता ही ना हो कि चल क्या रहा है। अब लियो को ये तो पता था कि उसे नेगोंग सीखना है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि पहला लेवल क्लियर करने के बाद उन्हें 2 रिवॉर्ड मिलते हैं। पहली चीज होती है अकेडमी लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर का एक्सेस मिलता है और एक मेडिसिन बॉल। और ये बात सुनते ही राइट गार्डियन जोर जोर से हंसने लग जाता है कि अच्छा तुम्हें ये लगा था, मुझे लगता है जिसने तुम्हें ये बताया था उसने थोड़ी सी डिटेल्स नहीं बताई तुम्हें। टेस्ट पास करने के बाद तुम लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर पर जा तो सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बार, और वहां पर तुम्हें सिर्फ 2 ही घंटे मिलेंगे। और ये सुनकर लियो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है कि यार ये क्या बात हुई। और राइट गार्डियन कहता है कि उन बुक्स में वैल्यूएबल नॉलेज है, तुम्हें क्या लगा तुम वहां पर बस ऐसे ही जाकर सब कुछ पढ़ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फ्लोर, और वो भी 2 घंटे के लिए। अब इस चीज को लेकर लियो थोड़ा डिप्रेस हो जाता है, लेकिन वो राइट गार्डियन कहता है कि अरे टेंशन मत लो, तुम आगे एडवांस करके तुम और ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम कमा सकते हो, एक्स्ट्रा लेवल कमा सकते हो, तुम्हें नॉलेज मिलेगी। लेकिन हाँ, तुम कुछ भी कॉपी नहीं कर सकते, तुम्हें सब कुछ मेमोराइज ही करना होगा। 2 घंटे में अगर तुम 2 बुक्स भी पढ़ लेते हो और उन्हें याद कर लेते हो तो उसे बहुत बड़ी चीज माना जाता है। लेकिन लियो को पता था कि नैनो मशीन की वजह से उसे एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला था। 2 घंटे में वो 1-2 बुक नहीं बल्कि 100-200 बुक पढ़ सकता है, और उसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, नैनो मशीन खुद ब खुद सब कुछ स्कैन कर लेगा। और उसके बाद राइट गार्डियन कहता है कि एक ऐसा इंसान, मतलब तुम्हारे जैसा इंसान जिसके पास कोई भी नेगोंग नहीं है, उसे 4 साल इस अकेडमी में सरवाइव करना है, लोग तुम्हें बहुत ज्यादा पुश करेंगे। और लियो को समझ में आता है कि उसके पास कोई रॉयल ब्लड नहीं है, मतलब कोई रॉयल फैमिली नहीं है, कोई क्लैन नहीं है, उसने अभी तक मार्शल आर्ट सीखे नहीं है, उसे नेगोंग पता नहीं है, और लोग अभी से उसके दुश्मन हैं। और अगर उसे 6 की 6 क्लैन से बचना है और जिंदा रहना है तो उसे एक बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट बनना होगा और उससे भी अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बनना होगा। लेकिन फिर वो अपने साइड में देखता है और कहता है क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। और वो कहता है कि हाँ, नेगोंग मास्टर करने की सीक्रेट टेक्निक्स, ये नेगोंग ब्रीदिंग मेथड्स थे। अब लियो कहता है कि क्या है सच में वही है, और वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा अगर तुम मेरे स्टूडेंट बन जाते हो तो। अब लियो अभी भी श्योर नहीं था कि वो इस राइट गार्डियन को अपना मास्टर बनाना चाहता है या नहीं चाहता है, लेकिन तब भी वो सोचता है कि कम से कम कोई तो ऐसा इंसान होगा दुनिया में जो मेरी परवाह करता हो, जो मेरे साइड खड़ा हो, और शायद उसे ये एक चांस मिलेगा ये देखने का, ये सीखने का कि 6 क्लैंस ने उससे क्या छुपाया था। वो अचानक से बेड से नीचे उतरता है और नीचे बाउ डाउन करके उसे अपना मास्टर
एक्सेप्ट कर लेता है और परमिशन मांगता है कि प्लीज आप मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए अपने स्टूडेंट के तौर पर। राइट गार्डियन अपनी नीगोंग से उसे ऊपर उठाता और कहता है कि हमारा सर किसी के सामने नहीं झुकता। वो लियो को कहता है कि अभी के लिए तुम रेस्ट करो, लेकिन जब मैं वापस आऊं तो तब तक तुम ये सारी नीगोंग ब्रीदिंग टेक्निक्स को याद कर लेना, अच्छे से मेमोराइज कर लेना। और जाते जाते डॉक्टर बेक को कहकर जाता है कि इसका अच्छा ख्याल रखना, आज से ये मेरा स्टूडेंट है। अब डॉक्टर उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? वो कहता है कि हाँ, बस मेरे नए नए मास्टर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड रहते हैं। और डॉक्टर बेक बताता है कि तुम काफी लकी हो कि उन्होंने तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाया है। अब राइट गार्डियन वहां से जाता और जाते वक्त कह के जाता है कि मेरे स्टूडेंट का ख्याल रखना। और उसके बाद लियो से पूछता है क्या तुम ठीक हो? और वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरा ये नया मास्टर कुछ ज्यादा ही इम्पल्सिव है। वो डॉक्टर उसे कांग्रेचुलेट करता है कि तुम उसके नए स्टूडेंट बन चुके हो, लेकिन उसे बताता है कि तुम्हारी इंजरी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है और तुम्हारी पल्स अभी भी अनस्टेबल है। और वो कहता है कि सबसे पहले मैं एक्यूपंक्चर से शुरू करता हूँ। और इस टाइम पर लियो सोच रहा होता अपनी मदर के बारे में, उस गार्ड के बारे में और अब इस राइट गार्डियन के बारे में, क्योंकि ये तीनों फाइनली वो इंसान है जो कि उसकी साइड में खड़े हैं। नैनो मशीन और तो और ये नए गार्डियन मतलब उसके टीचर के साथ शायद वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। डीमन एकेडमी में वहां पर सारे स्टूडेंट्स अपने नीगोंग को ट्रेन कर रहे हैं, सिवाय उन 6 स्टूडेंट्स की जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट क्लैन से आते हैं। वो साइड में खड़े होकर देख रहे थे। उसके बाद वहां पर एक लोअर रैंक सोल्जर आता है और लेफ्ट गार्डियन को बताता है, जो कि लाल बालों वाला होता है, कि इस साल 410 बच्चों ने टेस्ट को क्लियर किया है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि 10 साल पहले जब इस टेस्ट की शुरुआत हुई थी उस टाइम पर 650 बच्चों ने इस टेस्ट को कंप्लीट किया था और इस बार बहुत ज्यादा कम है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि साउंड लेडी ने बहुत ज्यादा इंटेंस साउंड प्ले की थी, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स पास कर सकते थे वो भी फेल हो गए। लेफ्ट गार्डियन को यह भी पता होता है कि जो फेल हुए हैं वो इस चीज को अनफेयर बोलेंगे और कुछ ना कुछ करने लगेंगे। वो अभी से करने लगे, वो चिल्ला रहे थे कि नहीं वो अनफेयर था। वो गार्ड से ऐसे बात कर रहे थे, लेकिन गार्ड कहता है कि तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा है। अगर तुम इस टेस्ट को पास नहीं कर सकते तो तुम्हें क्या लगता है तुम अगले 4 साल इस अकेडमी में कैसे स्पेंड करोगे? तुम बर्दाश्त कर पाओगे? वो ट्रेनिंग इससे कहीं ज्यादा मुश्किल होती है। अब गार्ड को पता चल जाता है कि वो ऐसे नहीं मानेंगे, इसीलिए वो बाकी सारे गार्ड्स को इशारा करता है कि उन्हें उठाओ और बाहर फेंक दो। और जो वहां पर रिजल्ट को डिक्लेयर करने के लिए आया था, मतलब बताने के लिए आया था, वो कहता है कि गार्ड्स हाईली स्किल्ड है, तो कोई भी स्टूडेंट उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन ये सारे बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, तो इतनी आसानी से तो नहीं मानेंगे। लेकिन लेफ्ट गार्डियन कहता है कि मुझे भी लगता है कि वो अनफेयर था और 7th कैडेट या फिर 7th प्रिंस की वजह से ये था कि ये टेस्ट इतना ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन तब भी लेफ्ट गार्डियन ये कहता है कि उनका लक तो खराब था ही, उसके साथ साथ उनके पास स्किल भी नहीं थी, मतलब वो यहाँ पर सरवाइव करने के लिए इनफ नहीं है। लेकिन तब भी लेफ्ट गार्डियन उसके साथ डिस्कस करते हुए कहता है कि इस बार बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स आए हैं, क्योंकि 6 ग्रेट क्लैंस के मेंबर साइड में खड़े थे। उसके बाद जो 8 ह्यूज क्लैंस हैं उनके मेंबर्स मेडिटेट कर रहे थे और अपने आप को हील कर चुके थे, और बाकी सारे स्टूडेंट भी हीलिंग के साथ अपने आप को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट ने साउंड एल्डर की साउंड वेव्स को बर्दाश्त कर लिया था, जो कि अगर तुम्हें करना होता तो तुम्हें कई साल लगते। मतलब ये पहले से बहुत ज्यादा टैलेंटेड और ट्रेंड हैं। वो 2 स्पेशल कैंडिडेट्स की तरफ देख रहा था, जो कि एक था डार्क क्लैन का, एक था स्वॉर्ड क्लैन का। ये दोनों हिले भी नहीं थे, मतलब असली कंपटीशन इन दोनों के बीच में ही होगा। वो सबको कांग्रेचुलेट करते हैं कि तुमने पहले लेवल को क्लियर कर लिया है। इसके साथ उन्हें एक ब्रॉन्ज कॉइन मिलेगा, जो कि इस अकेडमी का लोएस्ट लेवल है, और कैडेट्स की तरह इस अकेडमी में 4 साल तक ट्रेन करोगे। और उन्हें बताया जाता है कि आज से यस और नो अलाउड नहीं है, तुम सिर्फ एक ही वर्ड कह सकते हो, मैडो। उसका मतलब ये होगा कि तुम्हें वो ऑर्डर दोबारा से सुनना है। और जब वो पूछता है क्या तुम सबको समझ में आया, तो कोई भी यस या नो नहीं कहता, सब लोग मेडो कहकर एक साथ चिल्लाते हैं। इसके बाद वो ग्रुप्स बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में रखा जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ इस टाइम तक डॉक्टर बेक एक्यूपंक्चर और बाकी सारी टेक्निक का सामान लेकर आ चुके थे, ताकि वो लियो को अच्छे से हील कर सके। अब लियो उसे बेक कहकर बुलाता, लेकिन वो कहता है कि नहीं, तुम्हें मेरा प्रॉपर टाइटल यूज करना होगा, इसीलिए फिर वो उसे डॉक्टर बेक कहकर बुलाता है। और लियो पूछता है क्या मेरी कंडीशन सच में इतनी ज्यादा बेकार है, और वो कहता है कि हाँ, नॉर्मली तुम्हें 2 हफ्ते या फिर 1 महीने तक टाइम लगेगा रिकवर करने में। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और शॉक हो जाता है कि मुझे अकेडमी का इतना ज्यादा प्रेशियस टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, वो भी यहाँ पर लेट कर। अब लियो सोचने लग जाता है कि यार मैं क्या करूं, क्योंकि एक बार जब ट्रीटमेंट शुरू होगा उसके बाद मैं बस उसे बीच में ऐसे ही खत्म नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर वो इंस्टेंट रिकवरी यूज करता है नैनो मशीन की मदद से तो बहुत ज्यादा सस्पिशियस लगेगा, और वो 2 हफ्ते तक यहाँ पर रहना नहीं चाहता। और उसे अभी फर्स्ट टेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता है,
क्योंकि वो सीधा यहाँ पर आ गया था। लेकिन बेक उसे कहता है, अरे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई नॉर्मल डॉक्टर होता तो तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लगता, लेकिन मेरे साथ तुम्हें बस और बस 10 दिन लगेंगे। लेकिन लियो को यह भी पसंद नहीं था कि वो वहां से एक दिन भी दूर रहे, और बेक कहता है कि तुम्हारा इलाज करने के अलावा मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं कि मैं ये प्रिटेंड करूंगा कि राइट गार्डियन यहाँ पर आया ही नहीं था और मैंने कभी उसे तुम्हें ट्रेन करते हुए देखा ही नहीं। लियो कहता है बहुत बहुत शुक्रिया, मैं एक दिन तुम्हें रीपे जरूर करूंगा। लेकिन बेक कहता है कि अरे छोड़ो, मैं वैसे भी ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। अब वो जैसे ही एक्यूपंक्चर के लिए उसके ऊपर से शीट हटाता है, वो उसकी बॉडी देखकर हैरान रह जाता है कि ये कहता है कि इसने मार्शल आर्ट्स नहीं किया है, लेकिन तब भी इसकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, ये बिल्कुल एक मार्शल आर्ट जैसी ही बॉडी है। और फिर वो सोचता है कि अगर ये नीगोंग से नहीं आया है तो शायद एगोंग जो कि फिजिकल ट्रेनिंग होती है उससे आया होगा। अब वो पहली नीडल वहां पर इंसर्ट करने लगता है, लेकिन नैनो मशीन फॉरेन एंटिटी को देखकर उसे रोकने की कोशिश करती है, और वो अचानक से नैनो मशीन को कहता है कि अरे रुक जाओ, डॉक्टर मुझे ट्रीट कर रहा है, रुक जाओ। और उससे पूछता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि कोई अगर ट्रीट कर रहा हो या फिर कोई अटैक कर रहा हो उसके बीच का डिफरेंस क्या है। नैनो इस टाइम पर ऑटो डिफेंस बंद कर देता है और इससे उसे ऑलमोस्ट एक हार्ट अटैक आ गया था, क्योंकि अभी अभी डॉक्टर को इतना तेज शॉक लगता कि वो उड़ते हुए दूर जाता। और नैनो उसे बताता है कि अगर तुम किसी भी ट्रीटमेंट को एडवांस में नहीं बता रहे हो तो कोई भी फॉरेन एंटिटी को एक अटैक की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब लियो उसे स्टैंड डाउन करने के लिए कहता है और आगे से मेरी परमिशन के बिना एक्ट मत करना। वो पहली एक्यूपंक्चर नीडल को उसमें इंसर्ट करता है और लियो को पहली बार में ही अच्छा महसूस होना शुरू हो जाता है। और नैनो बताता है कि मैं सारी इस प्रोसीजर को रिकॉर्ड कर रहा हूं और बताता है कि कौन सी नीडल कहां पर लगी और वो किस चीज को ट्रीट करने के लिए होती है। पहली 5 नीडल जो लगाई गई हैं वो उसकी स्टमक इश्यू को ठीक करने के लिए लगाई गई हैं। और लियो नैनो मशीन से कहता है कि इतना तो मैं देख कर भी बता सकता हूँ, मुझे महसूस हो रहा था। और जब वो ये सब कुछ नोटिस कर रहा था, डॉक्टर वेगो से कहता है कि अरे सो जाओ और मुझे मेरा काम करने दो, तुम रिलैक्स करो। और लियो सोचता है कि मैं भी सोना चाहूंगा, लेकिन नैनो मशीन मेरे कान में बस बोलता ही रहता है। और लियो नैनो मशीन से पूछता है क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस डॉक्टर को ये दिखाता रहूं कि मैं इंजर्ड हूं, लेकिन तुम सच में मुझे हील कर दो। और वो कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि हम रैंडमली तुम्हारी हार्ट बीट को ऊपर नीचे करते रहेंगे जिससे उसे लगेगा कि तुम बीमार हो, इंजर्ड हो, लेकिन असलियत में इस एक्यूपंक्चर के बाद मैं तुम्हें हील कर सकता हूँ। और लियो सोचता है कि चलो ये अच्छी बात है, मैं इन सबको ये दिखाता रहूंगा कि मैं इंजर्ड हूँ और मुझे वहां डीमन एकेडमी में 2 हफ्ते के लिए नहीं जाना होगा और मैं यहीं पर रहकर राइट गार्डियन के साथ नीगोंग सीख सकता हूँ। इसलिए लियो अब नैनो मशीन को कहता है कि मुझे हील कर दो और जब भी डॉक्टर बेक यहाँ पर आए तो थोड़ा बहुत उन्हें ट्रिक कर देना कि मैं अभी भी इंजर्ड हूँ। अब नैनो मशीन उसे हील करना शुरू करता है और वहीं दूसरी तरफ आधे से ज्यादा कैडेट्स वहां पर डर से कांप रहे होते हैं, क्योंकि इसके बाद आधे कैडेट्स को यहाँ से निकाल दिया जाएगा और जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट्स हैं उनमें से एक भी उनके ग्रुप में नहीं है। और बाकी सारे नॉर्मल कैंडिडेट्स को ये भी लगता है कि जो 6 क्लैंस हैं उनके पास एक एज है, उनके पास एक फायदा है और ये पहला और एक आखिरी टेस्ट है जिसमें टीम वर्क की जरूरत है और अगर वो एक दूसरे के साथ compete करना चाहते हैं तो वो एक साथ ही फेल होंगे। और इस टाइम पर जो लाल बालों वाला लेफ्ट गार्डियन होता है वो हंस रहा होता है और उसका असिस्टेंट सोचता है कि तुम मोराल तोड़ने में बहुत ज्यादा बढ़िया हो, तुम पहले ही उन्हें डरा देते हो। वो सारे कैंडिडेट्स को कहता है कि आज के लिए बस इतना ही काफी है, अपने हॉस्टल में जाओ और रेस्ट करो, कल से जो ये तुम्हारे सामने लोग खड़े हैं ये तुम्हें ट्रेन करेंगे। और उनका चेहरा देखकर ये पता चल रहा था कि ये लोग बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं हैं, वो अंदर से मरे हुए इंसान लग रहे थे। और वो सारे कैडेट्स को देखकर कहते कि हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही काइंडली तुम्हें सारी टेक्निक सिखाएंगे। और उनके मुंह से जो वर्ड काइंडली निकला था वो अच्छा तो नहीं लग रहा था। अब इसके बाद सारे कैंडिडेट्स को हॉस्टल में भेज दिया जाता है, लेकिन वहां पर एक इंसान रुक जाता है जो कि होता है स्प्रिंग क्लैन का कैंडिडेट। वो वहां पर अपने इंस्ट्रक्टर से पूछता है कि मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना, लेकिन वो कहते हैं कि कैडेट्स कोई भी सवाल नहीं पूछ सकते, तुम्हें पता नहीं है। और वो कहता है मुझे पता है, लेकिन बात ये है कि जो ग्रुप 8 में मेंबर्स है उनमें से एक मेंबर है लियो जो कि 7th प्रिंस था और वो अभी भी इन्फर्मरी में है, तो अगर हमें टीम ग्रुप या टीम वर्क करना है तो हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं बस ये चाहता हूं कि जो भी टेस्ट 1 में अभी तक हमें नॉलेज मिली है वो उसे भी पता होनी चाहिए। और वहां का जो इंस्ट्रक्टर होता कहता है कि बहुत बढ़िया बात है, तुमने बिल्कुल सही आइडिया दिया, मैं वहां पर जाकर उसे खुद बता कर आता हूं। लेकिन स्प्रिंग क्लैन का कैंडिडेट कहते कि अरे नहीं, मैं वहां पर जाकर बता देता हूं। लेकिन इंस्ट्रक्टर पीछे उड़ता और
कहता है कि स्टूडेंट्स का इस बिल्डिंग से बाहर जाना अलाउड नहीं है एक्सेप्ट स्पेशल केसेस, तो तुम यहीं पर रुक जाओ। और वो घूर कर गुस्से में देख रहा था और स्प्रिंग क्लैन का कैंडिडेट सोचता कि यार सब कुछ गलत क्यों हो रहा है, मुझे वहां पर जाना तो उसे मजा चखाना था, लेकिन एक बार जब वो यहाँ पर आएगा तब मैं उसे मजा चखाऊंगा। और वो सोचता है कि वैसे भी ग्रुप 8 का लीडर तो मैं ही बनूंगा। और जैसे इंस्ट्रक्टर वहां पर इन्फर्मरी में जाता है, वहां पर डॉक्टर बेक उसे बताते हैं कि लियो को ठीक होने में 2 हफ्ते लगेंगे, ये इंजरी इतनी ज्यादा सीरियस थी। और इंस्ट्रक्टर कहता है कि अगर वो 2 हफ्ते तक यहाँ पर रहेगा तो कभी रिकवर नहीं कर पाएगा, वो इतनी सारी नॉलेज चली जाएगी। वो उससे पूछता है क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे इसकी रिकवरी को फास्ट किया जा सके। और डॉक्टर कहता है कि अगर इस लड़के के पास नेगोंग होता तो शायद कुछ किया जा सकता था, लेकिन कैडेट 7 के अंदर 0% नेगोंग है। अब इंस्ट्रक्टर को ये यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि जो अगला टेस्ट है, मतलब जो सेकंड लेवल का टेस्ट है, वो 3 हफ्ते बाद है और उनमें से इसके ग्रुप का एक कैंडिडेट 2 हफ्ते तक यहीं पर पड़ा रहेगा। अब इंस्ट्रक्टर कहता है डॉक्टर से कि क्या मैं उससे मिल सकता हूँ, मुझे उससे बात करनी है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि वो अभी सोया हुआ है और रेस्ट कर रहा है। अब इंस्ट्रक्टर वहां से जाता है और सोचता है कि शायद इसका लक यहीं तक था, वो यहीं तक सरवाइव कर सकता है, इससे आगे नहीं जा पाएगा। और वहीं लियो पीसफुली सोता रहता है। और रात को जहां पर लियो सो रहा होता है वहां पर कोई तो एक मिस्टीरियस आदमी आता है और दरवाजे को लात मारता है। और ये और कोई नहीं बल्कि राइट गार्डियन था, जो कहता है कि उठ जाओ, तुम्हारे मास्टर यहाँ पर आ चुके हैं। और वो राइट गार्डियन कहता है क्या तुम अपने मास्टर को ग्रीट भी नहीं करोगे। लियो उठता है और वहां पर बाउ डाउन करता है और अपने टीचर को रिस्पेक्ट करता है। अब उससे पूछता है क्या होमवर्क हो गया है, और लियो कहता है क्या वही नेगोंग ब्रीदिंग मेथड। और राइट गार्डियन कहता है कि हाँ वही, मैंने तुम्हें कहा था ना उसे याद कर लेना, जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो मैं पूछूंगा और तुम्हें वो याद होना चाहिए। और लियो सोचता है कि यार मैं कल ही इन्फर्मरी में आया था, कल मैं इतना ज्यादा इंजर्ड था और ये आज मुझे ये सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, ये कुछ ज्यादा इंपेशेंट है। लेकिन लियो कहता है कि हाँ मैंने वो सब कुछ याद कर लिया है। और इस टाइम पर वो राइट गार्डियन सोचता है कि यार मैंने तो बस ऐसे ही कहा था, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो एक ही बार में पूरे नेगोंग ब्रीथिंग मेथड को मेमोराइज कर लेगा। लेकिन तब भी राइट गार्डियन थोड़ा सा टफ एक्ट करता है और कहता है कि बिल्कुल सही, तुम्हें यही करना चाहिए था। अब लियो अपने मास्टर से पूछता है कि आप कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गए हैं। और राइट गार्डियन उससे पूछता है क्या हुआ, तुम थके हुए हो। और राइट गार्डियन कहता है कि बहुत बढ़िया, लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यहाँ पर रात को क्यों आया हूँ। और वो कहता है कि जब तक तुम इस इन्फर्मरी में हो मैं तुमसे तब तक ही मिल सकता हूँ, उसके बाद मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा और ना ही कोई कांटेक्ट कर पाऊंगा। और लियो कहता है कि अरे मैंने तो इतना सोचा ही नहीं था। और उसका मास्टर उसे कहता है कि ऑफ कोर्स तुमने नहीं सोचा होगा, इसीलिए मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। और वैसे भी तुम्हारे पास सोचने का टाइम कहाँ था, तुम यहाँ पर आए थे, पहला टेस्ट क्लियर किया और इंजर्ड होकर यहाँ पर आ गए। और राइट गार्डियन कहता है कि मुझे अपने मास्टर के साथ पूरे दिन में काम करना होता है, इसीलिए मैं सिर्फ रात को ही यहाँ पर तुम्हें ट्रेन करने के लिए आ सकता हूँ। और तब लियो को रियलाइज होता है कि आउटसाइड ट्रेनिंग इस एकेडमी में बैंड है, मतलब जहां पर सारे कैडेट्स ट्रेन करते हैं मैं वहीं पर कर सकता हूं, लेकिन ये ट्रेनिंग बैंड है, तो अगर ये पकड़े जाते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब लियो को लगा था कि उसके ये मास्टर बहुत ज्यादा स्टबर्न होंगे, गुस्सैल होंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा थॉटफुल और कंसिडरेट है। उसके मास्टर कहते हैं कि हमारे पास कोई टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, हम अभी शुरू करें। और लियो कहते हैं कि अभी, और उसके मास्टर उस पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते तुमने सुना नहीं क्या, मैंने कहा था कोई टाइम नहीं है हमारे पास। अब उसके मास्टर उसे कहते हैं कि उस तरफ मुंह करो और नीचे जमीन पर बैठ जाओ। और वो कहते हैं कि क्या, और वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि नेगोंग ब्रीदिंग टेक्निक को पढ़ना शुरू करो। और वो डर कर वहां पर बैठ जाता है और वही करना शुरू करता है। अब लियो कहता है कम से कम मुझे कोई इंस्ट्रक्शन तो दो, लेकिन उसके मास्टर उसे कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो और मेरी बात सुनो कि तुमने ब्रीदिंग मेथड को मेमोराइज कर लिया था। अब वो राइट गार्डियन उसकी कमर पर हाथ रखता है और कहता है कि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए मैं नीगोंग को तुम्हारे अंदर फ्लो कराऊंगा ताकि तुम महसूस कर सको कि नीगोंग तुम्हारी वेन्स में कैसा महसूस होता है, और उसके बाद तुम ब्रीदिंग मेथड को यूटिलाइज करना ताकि तुम उसे याद कर सको और महसूस कर सको। लियो कहते हैं ये बहुत खतरनाक लग रहा है, लेकिन राइट गार्डियन कहते हैं कि ये वो मेथड है जो मेरे ग्रैंडफादर ने डेवलप किया था, तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जो भी सेंसेशन हो और ब्रीदिंग मेथड का यूज करना। उसकी कमर पर हाथ रखता है और नीगोंग को उसके अंदर फ्लो कराना शुरू कर देता है। वो बस उसे कहते हैं कि अपने दांत टाइट रखना ताकि कोई भी गार्ड सुन ना पाए। अब राइट गार्डियन की नीगोंग बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और जिसकी वजह से लियो को दर्द होने लग जाता है, वो ऑलमोस्ट चिल्ला देता है, लेकिन उसका मास्टर उसे कहता है कि शांत रहो। और इसी टाइम पर नैनो मशीन ये बताती है कि उसके अंदर एक अनटेंजेबल एनर्जी एंटर कर रही है सीधा उसके ब्लड में, और जो भी डेटा उसके पास होता है उससे उसे ढूंढने लग जाती है कि वो अनटेंजेबल एनर्जी है क्या।
और वो एनर्जी रिकॉग्नाइज होती है की या फिर चाकरा के फॉर्म में, और इससे उसकी बॉडी पर क्या असर हो रहा है नैनो मशीन ये एनालाइज करने लग जाता है। और लियो को रियलाइज होता है कि उसकी वेन्स फोर्सफुली ओपन हो रही हैं और नीगोंग उसके अंदर एंटर कर रही है। और लियो बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसने अभी तक कुछ नहीं सीखा था, लेकिन उसके नीगोंग फ्लो में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी ब्लॉकेज नहीं है। और उसका मास्टर भी ये देखकर हैरान था कि इसकी मसल्स देखकर ऐसा लग रहा है कि इसने पहले ही मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस किया है, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन इसे मिली थी उसे यही पता है कि इसने कभी कुछ ट्रेन नहीं किया है। और राइट गार्डियन सोचता है कि ऐसा हो सकता है कि लॉर्ड की तरफ से आया है, क्योंकि उसे याद है कि वो सबसे ज्यादा टाइम इसी की मदर के साथ स्पेंड करते थे। और जब वो पैदा होने वाला था, मतलब लियो पैदा होने वाला था, वो हमेशा स्माइल करती रहती थी। और ये बात अभी तक लियो को नहीं पता है, लेकिन राइट गार्डियन अपने मन में यही सोच रहा होता है कि 7 क्वींस में से बस शायद एक लियो की मदर ही ऐसी थी जिसके बारे में वो सच में केयर करते थे। तो शायद ऐसा हो सकता है कि उन्होंने सीक्रेटली इसका ध्यान रखा हो। लेकिन कोई बात नहीं, ये हो या ना हो वो एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि रिजल्ट्स आ रहे हैं और बस यही मैटर करता है। इस तरह की बॉडी के साथ जहां पर पहले 2 हफ्ते लगने वाले थे, अब बस 1 हफ्ता लगेगा एक सीरियस स्ट्रॉन्ग नेगोंग बिल्ड करने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ हमें हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है जहां पर ग्रुप 8 के सारे मेंबर्स बैठे हुए थे। वहीं पर कैडेट 18 आता है और पॉइजन क्लैन के प्रिंस को पीटने लग जाता है। वहां पर लोग आते और कहते कि तुम एक प्रिंस को अटैक कर रहे हो, और वहां पर कैडेट 18 कहता है कि इस एकेडमी में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ की इज्जत होती है, तो मैंने यहाँ पर आकर उसे हराया है और आज से इस ग्रुप 8 का लीडर मैं हूँ, तो या तो रिस्पेक्ट देना शुरू करो या फिर तुम भी पिटने की तैयारी करो। और लियो की बॉडी के अंदर इतने सारे नेगों को पुश करने के बाद अब वो एग्जॉस्टेड दिख रहा था, लियो भी थक चुका था। और उसके बाद राइट गार्डियन पूछता है क्या तुमने नेगोंग के फ्लो को याद कर लिया है? और लियो कहता है कि हाँ मुझे क्लियरली याद है। और राइट गार्डियन कहता है कि हाँ तुम्हें दर्द हुआ होगा, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई भी नेगोंग नहीं है, वो जिंदगी में पहली बार नेगोंग को यूज कर रहा है, उसे सिखाने का यही बेस्ट तरीका है। और वो कहते हैं कि हमारा गोल 7 दिन का है, तो तुम्हें फ्लो भी याद रखना होगा, ब्रीदिंग मेथड भी याद रखना होगा, इसे क्लियरली याद रखना, प्रैक्टिस करते रहना। अब लियो देखता है कि वो भी बहुत ज्यादा थक चुका था, इसका मतलब ये है कि उसने भी बहुत ज्यादा नेगोंग का यूज किया होगा सिर्फ और सिर्फ मुझे ट्रेन करने के लिए। अब राइट गार्डियन कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। वो कहता है कि बिल्कुल मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा। और उसके बाद एक क्लोजअप शॉट में दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल डिटरमिन्ड है कि वो इस चीज को याद करेगा, सीखेगा और सबको हराएगा, और फाइनली उन सब से बदला लेगा जो भी उसका मजाक उड़ाते थे। इसके बाद अगला दिन आता है जहां पर डिमोनिक एकेडमी में ग्रुप्स खड़े हुए थे। वहां पर प्रिंसेस खड़ी थी और उसके पीछे जो भी लोग खड़े थे सबके मुंह टूटे हुए थे। जो भी उस ग्रुप में सबसे स्ट्रांग होता है वो लीडर बनने के लिए फाइट करते हैं, इसीलिए इंटेंशनली सारे के सारे टीचर्स हॉस्टल से दूर रहे थे। लेकिन उसके बाद वो ग्रुप 8 को देखते हैं जहां पर पॉइजन क्लैन के प्रिंस को लीडर बन जाना चाहिए था, लेकिन वहां पर एक लड़का था जो कि लीडर बन चुका था। और अगर कोई इतना ज्यादा हिम्मत वाला है कि वो एक प्रिंस को, एक 6 ग्रेट क्लैन के प्रिंस को मार सकता और लीडर बन सकता है, तो सच में सिर्फ ताकतवर नहीं है, उसके अंदर हिम्मत भी है। अब उस लेफ्ट गार्डियन का वहां पर असिस्टेंट आता और कहता है कि सब कुछ तैयार है, और उसके बाद अनाउंस करता है कि आज से अगले 1 हफ्ते तक तुम बेसिक ट्रेनिंग सीखोगे कि बैटल में क्या होता है। और कहते हैं कि हम लंच के बाद दोबारा से यहीं पर मिलेंगे और ट्रेन करेंगे। अब जब सारे स्टूडेंट वहां पर जा रहे होते हैं तो ग्रुप 8 का वो प्रिंस जो कि हार गया था वो अपने बड़े भाई से मिलता है, सगे बड़े भाई से, और वो कहता है कि क्या हुआ तू हार गया? मुझे लगता है कि पॉइजन क्लैन मेरे बिना कुछ नहीं है, जिससे वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और उसके बाद वो पॉइजन प्रिंस जो कि हार चुका था उस लड़के को देखता है जिसने उसे हराया था, कैडेट नंबर 18 बाय काय, जो कि एक हाई क्लैन से है। और वो मनी मन सोचता है कि एंजॉय कर लो जितना तुम कर सकते हो, एक बार मुझे मौका मिलने दो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे ह्यूमिलिएट करने का नतीजा क्या होता है। अब इसके बाद रात को वहां पर हॉस्टल में वो इंस्ट्रक्टर आता है और स्प्रिंग क्लैन के कैंडिडेट को बताता है कि लियो अगले 2 हफ्ते तक वहीं इंफर्मरी में रहेगा, जो कि उसे पसंद नहीं आता है, क्योंकि अगर वो थ्योरी सीख भी लेता है तब भी प्रैक्टिस मिस करना एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा जो कि पूरे ग्रुप के लिए होगा। अब वो अंदर आता और गुस्से में चीजें तोड़ने लग जाता है, लेकिन उसका एक दोस्त पास आता और कहता है कि मेरे पास एक तरीका है, यहाँ पर गुस्सा निकाल कर क्या होगा, अगर तुम्हें उससे बदला लेना है तो तुम कुछ और कर सकते हो। अब इसके बाद हमें सीधा 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर डॉक्टर बेक बहुत ज्यादा बोर फील कर रहे थे, क्योंकि उसके पास एक ही पेशेंट है, उसका इलाज करते
फिर और कुछ करने के लिए ही नहीं है। और तभी वहां पर कोई दरवाजे पर खटखटाते हुए जोर से अंदर आता है और वो पूछता है कि क्या हुआ है। वो कहता है कि एक स्टूडेंट को ब्लेड लग गया है, हमने रियल स्वॉर्ड ट्रेनिंग अभी शुरू की थी और इसको अटैक हो गया है, हमने ब्लेड को नहीं निकाला ताकि वुंड और ज्यादा बेकार ना हो जाए। वो खुश होता है कि इसे वहां पर लेटा दो और उसके बाद उसे निकाल कर उसे स्टिच कर देता और कहता है कि देखा, ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने ब्लेड को निकाला नहीं था। वो पूछता है कि ये कैसा है और वो बताता है कि इसके किसी भी क्रिटिकल ऑर्गन पर हिट नहीं हुआ था, इसीलिए ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा, इसे सिर्फ और सिर्फ 3 दिन लगेंगे। और वो इंस्ट्रक्टर बहुत ज्यादा उदास होता है क्योंकि उसे एक और स्टूडेंट की इंजरी को एक्सप्लेन करना है। जब तक ये लेवल 2 वो क्लियर नहीं कर लेते हैं, ये सारे स्टूडेंट्स उनकी जिम्मेदारी है। और वो उदास होता है कि यार एक स्टूडेंट पहले ही इन्फर्मरी में 2 हफ्ते के लिए लेटा हुआ था, अब एक और स्टूडेंट आ गया है। अब उसका इलाज करने के बाद रात को उसको वहीं पर रेस्ट करने के लिए छोड़ देता है और डॉक्टर भी वहां से चला जाता है। और तब वो स्टूडेंट उठता है और कहता है कि ये मैं बस अपने आप को बचाने के लिए कर रहा हूँ। वो एक स्कैल्पल उठाता है और उसके टेंडन को काटने के लिए चला जाता है ताकि वो कभी भी ढंग से मूव ना कर सके। और उसे ये भी पता था कि इसके पास नेगोंग नहीं है तो ये अपने आप को हील भी नहीं कर पाएगा। अचानक से नैनो मशीन एक्टिवेट होती है और जैसे ही वो वहां पर कोई भी हार्म करने वाला होता है, उसे एक बहुत जोर का इलेक्ट्रिक शॉक लगता है जिसकी वजह से वो बेहोश होकर गिर जाता है। और लियो उठ जाता है और कहता है कि जैसा मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। थोड़ी देर बाद अभी अभी जिस लड़के को शॉक लगा था उसकी आंखें खुलने लगती है और वो देखता है कि यार ये क्या हुआ है, हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं और उसने अभी तक ये नोटिस नहीं किया है, लेकिन वो गंजा हो चुका है। अब वो शॉक्ड होता है और उसे अपने आसपास कोई दिखाई नहीं देता है। वो कहता है कि ये सब कुछ किसने किया है। और तभी वहां से पर्दा हटता है और वहां पर सामने लियो खड़ा था और कहता है कि ये मैंने किया है और उसे बार बार टकला कहकर बुला रहा होता है। वो कहता है कि टकला टकला क्या लगा रखा है, मेरे बहुत लंबे बाल हैं। और उसे पूछता है कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया और तुम खड़े कैसे हो पा रहे हो, मैंने जहां तक सुना था कि तुम्हें ठीक होने में 2 हफ्ते लगेंगे। लेकिन लियो वहां पर डंप प्ले करता और कहता है कि मैं तो बस उठा था और मुझे तुम बेहोश मिले थे, मैंने बस तुम्हें उठाया, तुम्हारे हाथ पैर बांधे और तुम्हें यहाँ पर डाल दिया और कुछ नहीं। फिर वो पूछता है कि आखिरकार मैं बेहोश कैसे हुआ था और तुम मुझे बार बार टकला क्यों बोल रहे हो, मेरे पास बाल हैं। और उसके बाद लियो उससे शीशा दिखाता और कहता है कि ये क्या किया तुमने, मेरे बाल काट दिया, मैं अपने सॉफ्ट मुलायम बालों को महसूस नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। और बहुत ज्यादा फ्रीक आउट करने लग जाता है, टेंट्रम थ्रो करता है। लेकिन लियो उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो दोबारा बेहोश हो जाता है। अब जब वो टकला दोबारा से उठता है तो लियो उससे पूछता है क्या अब तू शांत हो चुका है, बात करने के लिए तैयार है। और वो टकला उसकी तरफ प्योर हेट्रेड में देखता है और वो उसके मुंह पर कपड़ा लगा होता है तो वो कुछ मम्बल ही कर पाता है। और लियो उससे पूछता है कि आखिरकार तू बड़बड़ा क्या रहा है। लेकिन अब वो टकला देखता है कि लियो जो पहले क्लूलेस लूजर था ये वो तो बिल्कुल नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है। और अब ये टकला सोचने लग जाता है कि यार ये असल में कौन है, क्योंकि पहले तो ये बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट लूजर सा लग रहा था। लेकिन अब लियो उसे बताता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है, तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझे मारने की कोशिश की है, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की और वो भी तुम्हारे जैसे लूजर नहीं थे, बल्कि वो बहुत ही कामयाब, बहुत ज्यादा ताकतवर लोग थे जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। कुछ ने तो जहर देने की भी कोशिश की थी। और ब्लेड को उसकी गर्दन के पास लेकर जाता और कहता है कि मुझे अटैक करना बहुत ही ज्यादा स्टूपिड था। और उसे कहता तुम्हें पता है ना कि एक बार जब चाकू लगता है तो कितना दर्द होता है। और उसे बोलने के लिए कहता है लेकिन वो तब भी रेजिस्ट करता रहता है। उसके बाद उसके मुंह से लगा हुआ कपड़ा हटाता है और उसे ऑर्डर करता है कि जल्दी मुंह खोल। लेकिन तब भी वो टकला हंसने लग जाता है और कहता है कि तुझे क्या लगता है, तू मुझे ऐसे डरा सकता है, अगर तू ये सब कुछ करता भी है तो सब लोग तुझे ही ब्लेम करेंगे क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया था उसका तेरे पास कोई सबूत नहीं है। क्योंकि ट्रेनिंग और डुअल के बाहर स्टूडेंट्स एक दूसरे को हर्ट नहीं कर सकते, तो अगर ये मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा तो इस अकेडमी में तेरा भी आखिरी दिन होगा। और वो टकला वहां पर थोड़ा सा टफ एक्ट करने लग जाता है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर लियो कुछ नहीं कर पाएगा। और लियो कहता है कि ठीक है चलो देखते हैं कि क्या तुम अपना मुंह बंद रख पाओगे। दोबारा उसके मुंह को बंद करता है और उसके बाद वहीं रूम में रखी हुई एक्यूपंक्चर नीडल्स को उठाकर लेकर आता है। और उसके बाद वो टकला थोड़ा पैनिक करने लग जाता है कि वो क्या है। और लियो बहुत ही डार्क एक्सप्रेशन के साथ उसे देखता है कि तुमने कहा था ना कि कितना भी दर्द दो लेकिन तुम जवाब नहीं दोगे, तुम मुंह नहीं खोलोगे, तो तुम्हारी इस थ्योरी को, तुम्हारी इस क्लेम को टेस्ट करते हैं। अब एक डार्क लाफ के साथ लियो शुरू करता है और वो टकला पैनिक करने लग जाता है कि नहीं 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 नहीं। और वो जब उसका हाथ ग्रैब करता है तो उसे पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है।
उसे ये बताया गया था कि ये मार्शल आर्ट्स कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ देखकर तो ये नहीं लग रहा है। वो उसके हाथ को खोलने लग जाता है और वो कहता है कि तुम मेरा हाथ क्यों खोल रहे हो। वो पहले उसकी एक उंगली लेता है और उसे कहता है कि ये थोड़ा सा दर्द करेगा और एक नीडल को लेकर उसके नाखून के नीचे घुसा देता है। अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और ये दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो बिल्कुल टूट जाता है और वो रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, लेकिन ऐसे कर करके लियो उसकी 5 उंगलियों में ये नीडल डाल देता है। वो बीच बीच में लियो को ये भी कहता है कि रुक जाओ, लेकिन लियो कहता तुमने ही तो कहा था कि कितना भी दर्द दो लेकिन तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे, तो मैं तुम्हारा मुंह खुलवाना भी नहीं चाहता। ये तो बस बदला है जो तुम मेरे साथ करने के लिए आए थे उसका। और 5 उंगलियों के साथ ऐसा होने के बाद वो ऑलमोस्ट अंदर से टूट चुका होता और कोलैप्स कर जाता है। अब लियो कहता है कि अब दूसरे हाथ की बारी है, लेकिन अचानक से वो खड़ा होता और कहता है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं सब कुछ बताऊंगा। लियो से कहता है कि अच्छा। उसके बाद उसका मुंह खोलता और कहता है कि अब तुम शायद बात करने के लिए तैयार हो। और हाँ, तुमने मुझसे इतनी मेहनत करवाई, तुम्हें शुरू में ही ऐसा कुछ करना चाहिए था कि तुम शुरू में ही मुझे सब कुछ बता देते, तो ना मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती, ना तुम्हें दर्द होता। और जिस पॉइजन क्लैन के प्रिंस ने ये सब कुछ प्लान किया था, लियो सीधा उसका नाम लेता है और वो टकला सुनकर हैरान हो जाता है कि तुम्हें कैसे पता है। और लियो कहता है कि मुझे पहले से ही शक था, बस मुझे कंफर्म करना था। और वो टकला जानना चाहता था कि तुम्हें कैसे पता था। और लियो बताता है क्या तुम सच में जानना चाहते हो। कहता है कि हाँ। लियो उसे बताता है कि मैं जिस ग्रुप में हूँ उस ग्रुप का इंस्ट्रक्टर हर रोज मुझे यहाँ पर बेसिक लेसन्स देने के लिए आता है, मतलब थ्योरी बताने के लिए आता है। तो मुझे पता था कि मैं किस ग्रुप में हूँ और वहां का कौन सा प्रिंस है या फिर कौन सा लीडर बनने वाला है। और उसके बाद उस टकले का नाम बताता और कहता है तुम कैडेट नंबर 23 हो ना। और उसके बाद वो टकला सोचने लग जाता है कि यार इस लड़के को यूजलेस कौन कह रहा था, ये एक परफेक्ट मॉन्स्टर है, इसके सामने मुझे डर लग रहा है, अगर कोई और आएगा तो उसे भी डर लगेगा। ये अपनी असली स्ट्रेंथ को छुपा रहा है और वीक होने का नाटक कर रहा है, तो न जाने जब ये अपनी असली स्ट्रेंथ दिखाएगा तो ये कितना ही स्ट्रांग होगा। अब लियो कहता है कि देखो अब बहुत हो चुका, मैं थक चुका हूं, मुझे सोना है। तो वो कहता है कि ठीक है मैं सोने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले वो मुड़कर उसे कहता है कि ओए टकले एक बात याद रखियो, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो यहीं पर रहेगा, किसी को मत बताना। वो जमीन पर अपना सर रखकर कहता है कि हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन जब वो ऊपर उठकर देखता है तो वहां पर लियो 2 उंगलियों के साथ अजीब सा इशारा कर रहा था और वो सीधा उसके सर के साइड में मारता है। और तब उसे रियलाइज होता है कि एक ब्लड पॉइंट स्ट्राइक थी और बेहोश होने से 1 सेकंड पहले वो रियलाइज करता है कि जो लोग कह रहे थे कि लियो के पास कोई भी नेगोंग नहीं है, वो सब के सब गलत सोच रहे थे। और लियो कहता है कि किसी ने मुझसे कभी पूछा नहीं कि मेरे पास नेगोंग है या नहीं है और मैंने किसी को बताया नहीं। और इस टाइम पर हमें राइट गार्डियन दिखाया जाता है जो कि छत के ऊपर से कूद कर सीधा लियो के पास जा रहा था उसे ट्रेन करने के लिए, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में उसने लियो को और ज्यादा नेगोंग देना शुरू किया था और वो भी हैरान था कि वो कितनी जल्दी इन सारे नेगोंग को अब्सॉर्ब कर रहा था। उसने इतनी जल्दी सब कुछ सीख लिया था, जबकि इसे सीखने में कम से कम 2-3 हफ्ते लगते हैं और किसी किसी को तो 1 महीना भी लग जाता है। और उसने राइट गार्डियन के सारी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ दिया था। और पहले गार्डियन का प्लान ये था कि वो 2 हफ्ते में उसे नेगोंग यूज करना सिखाएगा, उसके बाद बेसिक टेक्निक सिखाएगा, लेकिन वो प्लान चेंज हो चुका है। अब जो वो वहां पर पहुंचता है तो लियो उसे ग्रीट करता है, वो ग्रीटिंग्स वापस करता है और उससे पूछता है कि तुमने वो कहां पर रखा है। और लियो कहता है कि बेड के नीचे रखा है। उसे कहता है बाहर लेकर आओ। वो एक मेडिसिन बॉल थी जो कि एक इंसान को अकेडमी बनाता है और उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है जो कि फर्स्ट एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। और अगर इसे ढंग से यूज किया जाए, अब्सॉर्ब किया जाए, तो एक इंसान को 20 साल का नेगोंग दे सकता है। उसके बाद अगर कोई इसे कंज्यूम करता है तो उसकी डोज का असर कम होता है, अगली बार यूज करते फिर और कम होता है। लेकिन बुरी बात यह है कि ये बहुत गंदा स्मेल करता है। लेकिन वो कहता है कि अगर तुम इसे ढंग से यूज करते हो तो 20 साल का नेगोंग एक बार में मिल जाएगा और इसके बाद तुम इस लायक हो जाओगे कि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको। लेकिन उसके बाद वो गार्डियन में कुछ महसूस होता है और वो कहता है कि क्या और भी कोई यहाँ पर है। और वो कहता है कि हाँ। उसे दिखाता है कि ये टकला यहाँ पर है और गार्डियन को रियलाइज हो जाता है कि लियो ने एक ब्लड पॉइंट स्ट्राइक का यूज किया था और वो बताता है कि ये मुझ पर अटैक करने के लिए आया था, इसलिए मैंने थोड़े बहुत इससे सवाल पूछे और उसके बाद इसे बेहोश कर दिया। अब गार्डियन हैरान हो जाता है कि ये तुम्हारे पीछे आया था। और वो कहता है कि हाँ ये कल हुआ था जब 5th डे था अकेडमी का और स्वॉर्ड ट्रेनिंग फाइट शुरू हुई थी, तो इसने जानबूझकर खुद को ही मार लिया था और इसी वजह से इसे इन्फर्मरी में लाया गया था। लेकिन ये यहाँ पर मुझ पर अटैक करने के लिए ही आया था। और गार्डियन कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई
कि एक अकेडमी इन्फर्मरी में इसने दूसरे स्टूडेंट पर अटैक करने की कोशिश की। इसे पता होना चाहिए था कि अगर इसकी ये चीज डिस्कवर होती है तो इसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा, या तो इसके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है, ये बेवकूफ है, या फिर इसे यहाँ पर किसी ने भेजा है। और ये बात सुनते ही लियो के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, इसीलिए उसके मास्टर कहते हैं कि शायद तुम्हें पता है कि ये किसने किया है। और लियो उसे बताता है कि ये वही रॉयल क्लैन का बेकार सा प्रिंस जो हमेशा एरोगेंस में यहाँ से घूमता रहता है, जो मेरे ग्रुप में है, उसी ने करवाया है। और गार्डियन कहता है कि वेल तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन उनकी फैमिली से आज तक कोई बढ़िया इंसान बाहर निकला भी नहीं है। उनकी सारी फैमिली ऐसी ही है, सब एक से बढ़कर एक ट्रबल मेकर्स हैं। लेकिन मुझे ये भी पता है कि मुझे उनके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, आखिरकार वो 6 ग्रेट क्लैन में से एक है। लेकिन लियो कहता है कि आपको कुछ ज्यादा बुरा बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसी जिंदगी की आदत है जहां पर लोग मुझे मारने की कोशिश करते रहते हैं। और ये बात उसके मास्टर को बहुत ज्यादा हिट करती है और वो एक और ब्लड पॉइंट स्ट्राइक उस टकले को मारते हैं और कहते हैं कि जो तुमने यूज किया था उसमें तुम्हारे पास बहुत कम नीगोंग था, तो ये 1 घंटे में उठ जाता, अब ये कल सुबह तक नहीं उठेगा। अब इन सब के बाद वो मूव करते हैं उस पिल की तरफ जो कि उसे 20 साल का नेगोंग या 20 साल की एनर्जी दे सकता है। और जैसे उसे निकालते हैं यार, उससे बहुत गंदी बदबू आ रही थी और लियो कहता है क्या मैं से निकल जाऊं, लेकिन उसके मास्टर कहते हैं कि नहीं, पहले तुम्हें चबाना होगा। और वो बहुत ज्यादा गंदी स्मेल थी और उसके मास्टर कहते हैं कि हाँ लेकिन ये जरूरी है। उसे मुंह में डालता है और जैसे ही चबाता है वो स्मेल और बहुत ज्यादा हो जाती है, ऐसा होता है कि जैसे उसे उल्टी आ जाएगी, लेकिन तब उसे चबाना पड़ता है और उसे निगल लेता है। और इसमें मेरा सवाल तुमसे ये है कि एक ऐसी चीज जो कि तुम्हें इंस्टेंटली एक बॉडी बिल्डर बना दे या फिर तुम्हारी बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दे, लेकिन वो इतनी ही डिस्गस्टिंग हो, तो क्या तुम उसे खाओगे? कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद वो दोनों बैठ जाते हैं और गार्डियन कहता है कि मैं तुम्हें ढंग से सिखाता हूँ कि इसे अब्सॉर्ब कैसे करना है। उसकी कमर पर तो अपने दोनों हाथ रखता है और उसके अंदर नेगोंग को चैनलाइज करने लग जाता है। और तभी लियो जब इसे अब्सॉर्ब करना सीख ही रहा था, नैनो मशीन की नोटिफिकेशन आती है कि उसकी बॉडी के अंदर एक मटेरियल है जो कि एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। क्या उसे अब्सॉर्ब करने के लिए उसके मेटाबॉलिज्म को चेंज कर दिया जाए और इससे वो और ज्यादा एनहेंस तरीके से इस चीज को अब्सॉर्ब कर पाएगा और 1% भी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। अब लियो को ज्यादा समझ नहीं आता, लेकिन वो कहते हैं कि अगर इससे अब्सॉर्ब करने में और मुझे ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो हाँ क्यों नहीं। वो जैसे ही उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को चेंज करता है, पीछे से गार्डियन को भी महसूस हो जाता है कि यार इसका मेटाबॉलिज्म कुछ ज्यादा ही अच्छा है। क्या एक वॉर गॉड की बॉडी के साथ पैदा हुआ था कि ये कंप्लीटली उस पिल को अब्सॉर्ब कर सकता है। बड़े से बड़ा जीनियस भी से बस 80% ही अब्सॉर्ब कर पाता है, लेकिन लियो एक स्पेशल केस है, ये 100% उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के लायक है। और गार्डियन को ये भी रियलाइज होता है कि वो बस ऐसी चिंता कर रहा था, ये बच्चा खुद को संभाल लेगा। अब सुबह होती और उस टाइम तक लियो सारे के सारे मटेरियल को अब्सॉर्ब कर चुका था और वो बहुत ज्यादा अमेज था रिजल्ट्स को देखकर कि यार मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया है। और गार्डियन उससे पूछता तुम्हें महसूस हो रहा है कि नेगोंग क्या होता है? और गार्डियन कहता है कि मैं पसीनों से डूब रहा हूं, मैंने बहुत मेहनत की है और तुमने वो 20 साल की एनर्जी अब्सॉर्ब की है, उसके साथ साथ तुमने एक्स्ट्रा 1.5 साल की एनर्जी को और अब्सॉर्ब कर लिया है। और ये सुनकर लियो शॉक्ड होता है क्योंकि अब पूरे 6 दिनों में टोटल उसके पास 30 साल का नेगोंग है, मतलब 30 साल की पावर है। और वो गार्डियन कहता है कि एक रफ एस्टिमेट है, तुम्हारे पास 30 साल या उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें इंडिविजुअली ये करना होगा, तो वो शायद 15 साल का भी गेन नहीं कर पाएंगे। अगर 15 साल का भी कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। और ये बात सुनकर वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो अपने मास्टर को थैंक यू बोलता है कि अगर आप यहाँ पर ना होते तो मैं कभी नहीं कर पाता। उसके मास्टर कहते हैं कि तुम सच में बहुत ज्यादा लकी हो, लेकिन अंदर ही अंदर नैनो मशीन उसे कह रही होती है कि तुम्हारा लक मैं हूँ, ठीक है, याद रखना। लेकिन उसके मास्टर से जाने से पहले कहते हैं कि बहुत कम टाइम बचा है तो बहुत ही ध्यान से रहना। और इसके बाद वहीं दूसरी तरफ जो प्रिंस ने उस आदमी को भेजा था उसके पैर पर कट लगाने के लिए, वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि मेरा मजा आ गया, मुझे बस उसे देखना है जमीन पर रेंगते हुए। और उसका जो नंबर 1 चमचा होता है वो कहता है कि आप इतने खुश क्यों हो? और वो कहता है कि जेरियन की वजह से, मतलब वो टकली की वजह से, कि अभी तक तो उसने वो कर दिया होगा, यार मुझे प्लीज वो देखना है, बस मैं किसी तरीके से उसे तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका ये सपना सपना ही रह जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ क्लिनिक में डॉक्टर बेक दांत फाड़ फाड़ कर हंस रहा होता है कि बच्चे तेरे सारे बाल कहाँ गए, तू टकला हो गया है। और वो टकला गुस्सा होता रहता है क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर है, वो उस पर चिल्ला नहीं सकता, वो किसी को बता नहीं सकता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। उसके बाद डॉक्टर कहता है अरे बच्चे मुझे माफ करना, मैं हंसना नहीं चाहता था, मैं रोक रहा, अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन मुझसे हुआ नहीं। और वो टकला कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तुम 5 मिनट दांत फाड़ फाड़ कर हंसे हो, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो जाता है, लियो को देखता है और वो वहां पर बहुत रिलैक्स सो रहा था। और वहां पर डॉक्टर को कुछ तो अजीब लगता है, लेकिन तब भी वो कहता है कि मेरा काम ट्रीट करना
करना है, मेरा काम पेशेंट्स का इलाज करना है, सवाल पूछना नहीं। अब इसके 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर अब ये टकला अपने ग्रुप के पास जाता है और प्रिंस उसे कहता है कि तुमने उसे मारा या नहीं मारा, लेकिन वो वहां पर जाकर कहता है कि उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि डॉक्टर वहां से जा ही नहीं रहा था। अब प्रिंस को लगता है कि वो बहाने बना रहा है और उसे कहता है कि क्या डॉक्टर सोया भी नहीं था, एक डॉक्टर की हियरिंग कितनी ही हो सकती है। और वो कहता है कि मैंने उसे मारने की कोशिश की थी लेकिन डॉक्टर जाग गया था। उसे लात मारता और कहता है कि उसकी हियरिंग कितनी अच्छी थी, वो डॉक्टर था या क्या था। और प्रिंस कहता है कि तुमने उस डॉक्टर का नाम तो पता किया होगा ना। वो जब उसका नाम बताता है तो उसका नंबर 1 चमचा होता है, उसको नाम याद आता है कि ये मैं जानता हूँ, ये कौन है। प्रिंस पूछता है कि क्या मतलब तुम जानते हो, कौन है वो। और वो नंबर 1 चमचा बताता है कि वो डॉक्टर शायद एक डिसाइपल, एक स्टूडेंट है बाइक जोंग वू का, जिससे वो प्रिंस बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ये इंसान जिसका नाम लिया गया था ये पॉइजन क्लैन से है, जो कि पॉइजन को पढ़ता है और एक डॉक्टर बन गया था। और तो और ये पॉइजन क्लैन के लॉर्ड का पर्सनल डॉक्टर है और एक फिजिशियन होने के बाद भी ये एकेडमी में 30th रैंक पर आया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो उसी मास्टर का स्टूडेंट है तो शायद उसका मार्शल आर्ट्स एक एक्सेप्शनल लेवल पर होगा। और प्रिंस तब भी उसे लात मारता रहता है और कहता रहता है कि तुझे वहां पर भेजकर मैंने गलती कर दी, किसी काम का नहीं है, तू नालायक है और सोच भी मत लियो कि मैं तेरी क्लैन की हेल्प करूंगा। और टकला उससे पूछता है कि क्या कहा तुमने अभी अभी, तुम मेरी मदद नहीं करोगे? क्योंकि उसे याद आता है कि जब ये प्रिंस यहाँ पर आया था इस काम के लिए रिक्रूट करने के लिए, तो उसने कहा था कि यार तुम अगर स्कूल से निकल भी जाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्प्रिंग क्लैन का प्रिंस हूँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, तुम्हारी क्लैन की मदद जरूर करूंगा। लेकिन अब उसे पता चलता है कि ये सब कुछ झूठ था, वो कभी उसकी मदद करने ही नहीं वाला था। और वो स्प्रिंग क्लैन के प्रिंस से कहता है कि मार और मार, मैं बस देखना चाहता हूँ क्या तू ऐसे ही बिहेव करेगा जब वो राक्षस तेरे सामने आएगा। और ये सुनकर वो प्रिंस थोड़ा सा अनईजी फील करता है, इसलिए कहता है कि तू ये बैंडाना क्यों पहन रहा है। उतारता और वो देखता है कि वो टकला हो चुका है और उसका सर इतना चमक रहा था कि प्रिंस अपनी शक्ल देख सकता है। और प्रिंस उसे कहता तुझे क्या लगा था, तो अपना हेड शेव कर लेगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। और वहां पर आसपास लोग नोटिस करते हैं कि जो ग्रुप अभी तक बिल्कुल शांत था अब वहां पर शोर होने लगा था। और प्रिंस और उसका नंबर 1 चमचा वहां से उसे बोलते हुए निकल जाते कि तू यूजलेस है। और वो टकला भी जमीन पर लेटा हुआ था और सबको गालियां दे रहा था कि मैं बस इंतजार करता हूँ कि कब वो राक्षस यहाँ पर आएगा और तुम सबकी ऐसी तैसी करेगा। अब सीन शिफ्ट होता है दोबारा से इन्फर्मरी में, जहां पर लियो उससे पूछता है कि आपने भी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस किया है। और बेक कहता है कि क्या मैंने, नहीं मैंने सिर्फ मेडिसिन पढ़ा है। अब 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है सुबह सुबह 7 बजे। प्रोटैगनिस्ट अभी बटरफ्लाई मूव्स कर रहा था जो कि स्पेशल टेक्निक्स इसी गार्डियन ने उसे सिखाई हैं, जो कि गार्डियन देखकर सोचने लग जाता है कि ये बच्चा सच में एक जीनियस है। उसने बटरफ्लाई टेक्निक बस एक बार सिखाई थी और पिछले कुछ दिनों में उसकी फॉर्म को या टेक्निक को 1-2 बार करेक्ट किया था। उसके बाद वो परफेक्टली उस बटरफ्लाई टेक्निक को यूज कर पा रहा था। अब उसका हर एक मूव बिल्कुल स्टेडी और नेचुरल लग रहा था। और वो कहता है कि अगर तुम ऐसे ही सीरियसली ट्रेन करते रहोगे तो ये टेक्निक यूज करने में तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए गार्डियन उसे कहता है कि अगले मूव पर स्विच करो। और इस टाइम पर लियो सोच रहा होता है कि नैनो की मदद से वो सारी की सारी टेक्निक्स को परफेक्टली कॉपी कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन अगर वो परफेक्टली उसे कॉपी कर लेगा तो वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस लगेगा। इसीलिए वो अपनी फॉर्म को, अपनी टेक्निक को थोड़ा बहुत शिफ्ट कर देता था ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन फिर भी अब 7 दिन के बाद वो सब कुछ परफेक्टली कर पा रहा था जैसा कि उसके मास्टर ने उसे दिखाया था। और इस टाइम पर उसके मास्टर यानी राइट गार्डियन अभी बता रहे थे कि इसमें 24 ओपनिंग मूव्स होते हैं, हर एक स्टेज में 3 कंबाइंड होते हैं जिससे 8 फॉर्म बन जाती हैं। और वो कहते हैं कि ये 8 टेक्निक सिखाने में ही 1 हफ्ता निकल गया है। मैं इसके बीच के मिसिंग लिंक्स तुम्हें नहीं सिखा पाया, बस 1 हफ्ता बहुत ज्यादा कम है। अगर मुझे 2-3 महीने मिल जाए तो मैं अपनी सारी की सारी नॉलेज इसे दे सकता हूँ और ये उसे जल्दी से जल्दी ग्रैब कर लेगा और 3 महीने में ये अकेडमी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास इतना टाइम नहीं है। वो उसे एक पेपर देता है और कहता है कि बटरफ्लाई टेक्निक के ओपनिंग मूव्स इसमें लिखे हुए हैं। अब गार्डियन उससे कहता है कि मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ सिखाना चाहता है, लेकिन ये आज आखिरी दिन है जिस दिन हम मिल रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर कि तुम बहुत ज्यादा शार्प और इसे बहुत जल्दी सीख लोगे। और गार्डियन कहता है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं सारी चीजों को चेक करूंगा कि तुमने ढंग से किया है या फिर नहीं किया है, तो बिल्कुल भी लेजी मत रहना और बहुत ज्यादा मेहनत से पढ़ना।
अब लियो उसे ग्रेटिट्यूड शो करता है और कहता है कि मास्टर मैं बिल्कुल भी लेजी नहीं रहूंगा, मैं सब कुछ करूंगा। और उसके बाद वो गार्डियन कहता है कि मैं यही उम्मीद करता हूँ। उसके बाद वो अपनी तलवार उठाता और कहता है कि ये देखो, उसे निकाल कर देखता और कहता है कि ये बहुत ज्यादा शार्प और बहुत ज्यादा लाइट है। वो कहता है कि इसीलिए इसे बटरफ्लाई का नाम दिया गया है, क्योंकि बाकी सारी स्वॉर्ड जो कि बहुत ज्यादा फ्लैशी होती हैं लेकिन उनका वेट भी बहुत ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 30 किलोग्राम, लेकिन इसका वेट है सिर्फ और सिर्फ 10 किलोग्राम, उनसे 3 गुना कम। ये बहुत ज्यादा फ्लैशी नहीं है लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी शार्पनेस कमाल की है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है बटरफ्लाई टेक्निक। उसके बाद उसे टेक्निक करके दिखाता है और लियो कहता है नैनो को कि सब कुछ रिकॉर्ड करना, और वो परफेक्टली उस सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद जो गार्डियन वहां से जाता है तो लेफ्ट गार्डियन और एक और इंसान वहां पर ऊपर टेरेस पे खड़ा होकर उसे देख रहा होता है और दोनों डिस्कस करते हैं कि चलो फाइनली आज के बाद हमें इसे यहाँ पर नहीं देखना होगा। और दूसरा इंसान होता है मोराकी 1। वो कहता है कि तुमने काफी अच्छी एक्टिंग की ये प्रिटेंड करने की कि तुमने अभी तक उस राइट गार्डियन को यहाँ पर नहीं देखा था। लेकिन लेफ्ट गार्डियन उसे कहता है कि तुम ऑर्डर्स के अगेंस्ट में कैसे जा सकते हो, क्योंकि ये तो इस एकेडमी में अलाउड ही नहीं है। और मोराकी 1 कहता है कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि इसी से चीजें फेयर होंगी। और लेफ्ट गार्डियन कहता है कि ये तो बहुत ही अजीब सी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मोराकी कहता है कि मुझसे ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद वो वहां से गायब हो जाता है। और लेफ्ट गार्डियन कहता है कि वेल, अगर तुम विंड किंग हो तो तुम ऐसे ही होगे कि कोई तुम्हें रोक नहीं सकता कि तुम्हें कहाँ आना है, कहाँ जाना है। और उसके बाद हमें दोबारा से इन्फर्मरी का सीन दिखाया जाता है जहां पर बेक उसे चेक करता है और कहता है कि तुम ठीक हो, आज तुम्हारा यहाँ पर आखिरी दिन है और आज के बाद एकेडमी में तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आज तुम अच्छे से रेस्ट करो। लेकिन इस टाइम पर लियो रेस्ट नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी बॉडी चेंज हो रही थी वो सारे के सारे मूव्स के अकॉर्डिंग जो उसने आज रिकॉर्ड किए थे, और उसकी बॉडी, उसका मसल मास, उसका स्टेमिना, एंड्योरेंस सब कुछ बढ़ रहा था और एडजस्ट हो रहा था बटरफ्लाई ब्लेड टेक्निक के हिसाब से। उसकी मसल्स और वेन्स अपने आप एडजस्ट हो रही थी और उसकी बॉडी कॉन्स्टेंटली काम कर रही थी। उसके 1 घंटे बाद हमें दिखाया जाता है जहां पर डॉक्टर बोरियत से सो रहा होता है, अचानक से उसकी नींद खुलती है। जब वो देखता उसे आवाज आती है कि लियो अंदर वहां पर उल्टी कर रहा हो, तो वहां पर जाता और कहते कि क्या हुआ है। वो जाकर उसकी ब्लड प्रेशर को चेक करता, उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था, जैसे उसकी बॉडी कॉन्स्टेंटली काम कर रही थी। और वो कहते हैं कि ये क्या, और अचानक से वो नैनो मशीन को कहता है कि मुझे स्टेबल कर दो। वो स्टेबल करता है, वो कंफ्यूज होता है कि यार एक टाइम पर ऐसा लगता है कि तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा बेकार है, कभी लगता है अच्छा है, फिर वो छोड़ देता है कि यार फिगर आउट ही कैसे करूं मैं इसको, और वो वहां से चला जाता है। और लियो को ये एहसास हो जाता है कि उसकी बॉडी कंप्लीटली चेंज हो चुकी है, जो कि 6 घंटे पहले थी। और वो सोचते ही कैसे हर एक मार्शल आर्टिस्ट को ये करने में सालों लगेंगे, अगर उन्हें ये पता चल जाए कि ये करने के लिए मुझे बस और बस 6 घंटे लगे हैं तो वो सब डर जाएंगे। फिर उसके बाद उसे अपने मास्टर याद आते हैं कैसे वो एक टेक्निक की फर्स्ट स्टेज में इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर पा रहे थे। और ये देखकर वो इतना हैरान था कि उसने नैनो मशीन को 2 बार कंफर्म किया कि तुम कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो ना, और वो कहता है कि हाँ मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो पूछता है क्या मैं वो यूज कर सकता हूँ। उसे अपने मास्टर की बात याद आती जो कह रहे थे कि तुम बहुत ज्यादा शार्प हो, तुम इसे खुद ब खुद सीख लोगे, लेकिन बहुत शर्म की बात है कि मेरे पास और टाइम नहीं है, वरना मैं तुम्हें सब कुछ सिखाता। इसके बाद वो ये कंफर्म करता है क्या मेरी बॉडी तैयार उस टेक्निक को यूज करने के लिए, और वो कहता है कि हाँ। और उसके बाद वो प्रैक्टिस करता और वो एग्जैक्टली उस टेक्निक को यूज कर पा रहा था जैसे उसके मास्टर कर रहे थे। वो बहुत ज्यादा खुश होता है और तभी उसे एक प्रेजेंस महसूस होती है जो कि बाहर से आ रही थी। वो अपने आप को कंट्रोल करता है और ये और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर था। वो अंदर आता है और सोचता है कि तुम क्या कर रहे हो और तुम कंप्लीट क्या कह रहे थे, क्या कंप्लीट हो गया है। और लियो कहता है कि मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हो चुका हूँ, वो कंप्लीट कह रहा था, मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद डॉक्टर उसे उसके सारे कपड़े और बैज दे देता है और जब वो एकेडमी में एंटर करता है तो सबको दूर से महसूस होता है कि वो वहां पर आ रहा है। उसके दुश्मन खुश होते हैं और जो नॉर्मल वहां पर स्टूडेंट होते हैं वो उससे डरते हैं। 2 हफ्ते पहले ही जा चुके थे जो उसके ग्रुप में जो प्रिंस था वो बहुत ज्यादा खुश था कि उसके सामने उसका टारगेट आ चुका, लेकिन उसे नहीं पता है कि उसके सामने एक राक्षस आया है।